Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss crystal field theory, which is the third theory that tried to explain the bonding in coordination compounds. तो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में. नाउ व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर कुछ बातें भूली गई. तो पोस्टुलेट्स जो हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ये इस तरीके से हैं. फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द इंटरैक्शन बिटवीन metal atom and ligand is purely electrostatic. मेटल के और लिगेंड के बीच में जो इंटरैक्शन है, तो मान लो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है हमारा और ये लिगेंड है, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो किस तरीके से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? हमें आयनिक कंपाउंड्स में. तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड की तरह इस बॉन्ड को बांध लिया जो कि मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा. तो इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे. द लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम along a particular direction which depends on the geometry of complex. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मेटल की तरफ लिगेंड जो है वो जब अप्रोच करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो इन डायरेक्शंस से अप्रोच करेगा मेटल एटम को. ठीक है, ये डायरेक्शंस रहेंगी. लेकिन अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो इन डायरेक्शंस से अप्रोच करेगा. तो लिगेंड किस डायरेक्शन से आएगा वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की. The geometry of the complex, it will decide the direction of approach of ligand towards central metal atom. This is the second point. चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जो मेटल एटम है इनिशियली इसके जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर डीजनरेसी रहती है, वो जैसे जैसे लिगेंड पास आता रहता है डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है. द डी ऑर्बिटल्स of central metal atom are initially degenerate, but this degeneracy is lost due to repulsion by the incoming ligands. Repulsion of electrons. तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन फील करते हैं किससे? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन से. जो लिगेंड्स मेटल की तरफ आ रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. और इस वजह से क्या हो जाता है? डी ऑर्बिटल जो इनिशियली स्टार्टिंग में कैसा था? डीजनरेट था, वो बाद में स्प्लिट हो जाता है. डीजनरेसी जो है वो खत्म हो जाती है और डी ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा इन इनकमिंग लिगेंड्स की वजह से. ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी लिगेंड किस डायरेक्शन से आया. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, ज्योमेट्री ऑफ
कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है द सेंट्रल मेटल एटम। तो इन पे डिपेंड करती है स्प्लिटिंग जो है वो किस तरीके से होगी। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ splitting of d orbitals by the ligands, the ligands are arranged in a series called spectrochemical series. तो कौन सा लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग कराता है, इस बेसिस पे हमने एक सीरीज बना रखी है और इस सीरीज को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट है लिगेंड्स का इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग। तो अब समझ लेते हैं बच्चों इसका मतलब क्या है इन 3 पॉइंट्स का। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। सपोज हमारे पास कोई ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जिसके अंदर 3 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जब लिगेंड इसके पास अप्रोच करने नहीं आएगा उस टाइम पर ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स, कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनिशियली ये पांचों के पांचों डीजनरेट होते हैं, फिर जैसे जैसे लिगेंड्स जो हैं वो इनकी तरफ आना शुरू करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन अभी भी सारे के सारे कैसे हैं, डीजनरेट हैं। तो अभी भी सबकी एनर्जी बराबर है और जिनकी एनर्जी बराबर होती है दे आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जब लिगेंड और ज्यादा पास आ जाता है तो यही ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इन लेवल्स में। तो सपोज मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं इस डायग्राम के अंदर, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इन 6 डायरेक्शन से आता है। तो जो ऑर्बिटल इन लिगेंड्स की डायरेक्शन में लाई करते हैं दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो आप लोगों ने 11th क्लास में ये डायग्राम बनाया था। ये ऑर्बिटल जो होता है दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये ऑर्बिटल जो होता है दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो ये एक्सिस की तरफ लाई करते हैं। इस वजह से जब लिगेंड एक्सिस की तरफ से आता है तो इनको सबसे ज्यादा रिपल्शन फील होती है, और रिपल्शन फील होती है तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों ऊपर चले जाते हैं, और जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे थे उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। तो ये हमने नीचे बनाए हुए हैं। तो दिस इज डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज डी वाई जेड, and third is dxz. This is x-axis, this is z-axis, so this will be your dxz. तो जो ऑर्बिटल बीच में लाई कर रहा है, लिगेंड इधर से आ रहा है एक्सिस की तरफ से, तो ये इसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इस वजह से इसको उतनी ज्यादा रिपल्शन फील नहीं होती जितनी ज्यादा इन ऑर्बिटल्स को रिपल्शन फील होती है, क्योंकि ये सीधे लिगेंड की डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। इस वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की, ये डी ऑर्बिटल जब इन 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो लिगेंड इस स्प्लिटिंग को ज्यादा क्रिएट करते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो लिगेंड्स की जब आप एक अरेंजमेंट, एक सीरीज बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्प्लिटिंग क्रिएटेड बाय देम, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उस सीरीज को बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर कह लो कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिएटेड बाय देम। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें जो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है बाय अ वैल्यू ऑफ 3/5 डेल्टा नॉट, और जो नीचे ऑर्बिटल्स बनाए थे उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है बाय अ लेवल ऑफ 4/5 डेल्टा नॉट।
चलो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल्स lie along the axis which is the direction of approach, which is the direction of approach of ligand, hence it shows greater repulsion, so their energy increase, so their energy increase, whereas energy of dxy, dyz and dxz orbitals decrease. और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अभी हम ये चीजें जो है वो यहां पर डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। तो ये थे पोस्टुलेट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इस थ्योरी के एप्लीकेशन पे, इसको अप्लाई करते हैं, इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम CONH3 3+, तो यहां पर बाहर क्लोरीन लगा हुआ था Cl3, तो हमने क्लोरीन को हटा दिया तो 3+ चार्ज आ गया इस पे, ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा। इसमें कोबाल्ट हमारा मेटल एटम है और अमोनिया लिगेंड है। अमोनिया कितने हैं? 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो कोबाल्ट तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम जो है, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे सबसे पहले, तो एटॉमिक नंबर इज 27, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d74s2। यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +3, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब रहेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d64s0। मतलब कोबाल्ट जो मेटल एटम है यहां पर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कंसीडर करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। सो दिस इज द 3d ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3+। अब देखो यहां पर कोबाल्ट का एटम जो है वो हम इस तरीके से बना देते हैं, दिस इज कोबाल्ट 3+। अब इसकी तरफ अमोनिया लिगेंड जो है वो आना शुरू करता है। अमोनिया लिगेंड कहां से आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है इसको, तो वो इन 6 डायरेक्शन से अप्रोच करना शुरू करेगा इस कोबाल्ट को। ठीक है, इन 6 डायरेक्शन से वो अप्रोच करना शुरू करेगा। जब ये अमोनिया इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करता है तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली कोबाल्ट के ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको थोड़ा बहुत रिपल्शन फील होता है, जिस वजह से इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं इन सब की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई इस तरीके से। तो अमोनिया जो है वो यहां से अब यहां पहुंच चुका है, पास आ चुका है कोबाल्ट के। ठीक है, पर अभी भी बॉन्ड जो है वो नहीं बनाया है। अमोनिया की पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। और आगे जैसे जैसे अमोनिया आता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अमोनिया जैसे जैसे और पास आएगा तो ये जो डी ऑर्बिटल इसके अंदर जो अपने अभी ऑर्बिटल्स लिखे थे dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। अब देखो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं dx² - y² और dz², ये कहां लाई करते हैं? ये लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस। तो ये तो हो गया dx² - y² और ये dz²। तो इन ऑर्बिटल्स में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये ऑर्बिटल 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा जो अभी तक डीजेनरेट था। कौन कौन से 2 लेवल्स? एक तो वो लेवल जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहा है और एक वो लेवल जो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है। तो डी ऑर्बिटल डीजेनरेट था, वो इस तरीके से स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें दोबारा से फिल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बराबर है, लेकिन यहां पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब बराबर नहीं रही।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से फिल करना पड़ेगा, और दोबारा से जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो हमने पहले अप्लाई किए थे। दैट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड अवबाउस रूल। लेकिन वो रूल अप्लाई करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम और यहां पर नोट कर लेते हैं। बच्चों ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी जो एनर्जी है, इस लाइन को हम फर्दर आगे एक्सट्रापोलेट करते हैं और इस लाइन को बोला जाता है बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर इज द लाइन, या फिर ये कह लो दिस इज द एवरेज एनर्जी। ये क्या है, एवरेज एनर्जी की वैल्यू। किसकी एवरेज एनर्जी, इन सभी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी जो है वो इतनी होती है। तो CFT ये कहती है कि जो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ गया और जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ गया, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये जो टोटल स्प्लिटिंग है, इस टोटल स्प्लिटिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, और डेल्टा O क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो डेल्टा O इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी जो लोअर लेवल से हायर लेवल तक एनर्जी डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड CFSE, और इसकी यूनिट होती है DQ। DQ इज द यूनिट ऑफ CFSE। अब देखो बच्चों, बैरी सेंटर रूल ये कहता है कि आपकी टोटल एनर्जी जो स्प्लिटिंग थी वो कितनी थी, डेल्टा O। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कितना रहेगा, ये रहेगा +3/5 डेल्टा O। मतलब इस टोटल लेंथ का ये वाला पोर्शन कितना है, 3/5, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इस टोटल लेंथ का कितना है, 4/5 हिस्सा। क्योंकि यहां पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस वजह से पॉजिटिव साइन लगा है, क्योंकि यहां पर एनर्जी बैरी सेंटर से नीचे आ गई इस वजह से नेगेटिव साइन लगा है। तो ये हमारा बैरी सेंटर रूल से वैल्यू आती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 आएगा, 0.4 - 0.4 DQ, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअर ऑर्बिटल, और ये कितना आ जाएगा, +0.6 DQ। तो जो भी तुम्हारा नीचे वाला ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कितनी कम हो गई, इस बैरी सेंटर से ये -0.4 DQ नीचे चला गया, और जो भी ऊपर वाला ऑर्बिटल है इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 0.6 DQ से। और ये टोटल स्प्लिटिंग कितनी है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFSE, और इसकी यूनिट क्या रहती है, यूनिट रहती है DQ। ये जो नीचे वाला लेवल है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है, दिस लेवल इज कॉल्ड T2G, और ये जो ऊपर वाला लेवल है जिसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल। तो इनको 2 नए नाम भी दे दिए गए यहां पर, T2G एंड EG। अब ये स्प्लिटिंग बच्चों ध्यान रखना इस लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रही है, लिगेंड कहां से आ रहा था उसके ऊपर, उसके बेसिस पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर से हम वही 3 रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। पहला रूल था अवबाउ प्रिंसिपल। अवबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाएगा। तो एनर्जी कम किसकी है, T2G की, क्योंकि ये नीचे है और EG ऊपर लाई कर रहा है। तो पहले हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। अब इसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाए। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दें, फिर 5वां इधर फिल करें और 6ठा इधर फिल करें, या फिर क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है वो उसकी एनर्जी ज्यादा है तो पहले हम नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दें। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो करना है वो डिपेंड करेगा इस लिगेंड के ऊपर, ठीक है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको करनी है वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। कैसे डिपेंड करता है, इफ डेल्टा O दैट इज योर CFSE इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर डेल्टा O जो है
वो उस एनर्जी से ज्यादा है जो हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड फर्स्ट। तो ये जो एनर्जी लगती है जो हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड पी, पेयरिंग एनर्जी। तो क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके थे, चौथा इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर भर सकता था, लेकिन क्या किया हमने, चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां पर भरने की बजाय इलेक्ट्रॉन को हमने रोटेट किया, डाउनवर्ड स्पिन किया और इसको यहीं पर पेयर कर दिया। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं पी से। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, अगर डेल्टा ओ बड़ा है पी से, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में कम एनर्जी लग रही है और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे ही पेयर करना पड़ेगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हो, जबरदस्ती पेयर कर रहे हो, जबकि ऊपर जा सकता था इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि भाई पेयरिंग एनर्जी कम थी और इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में ज्यादा एनर्जी लग रही थी, मतलब CFSE ज्यादा थी। तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में पेयर किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती नीचे पेयर करने में तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन ऊपर भेजने में एनर्जी कम लग रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले ऊपर भरना पड़ेगा, 4th 5th, अब छठा इलेक्ट्रॉन नीचे भरा जाएगा। तो ये काम करते हैं हम कब, जब डेल्टा नॉट जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर तभी भेज पाओगे जब तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बड़ी हो, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तभी हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर पाए। तो इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट filled in Eg level followed by T2G level। तो ये प्रोसेस जो है वो हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसा कि हमने लिखा, वैल्यू ऑफ CFSE डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो इससे बड़ी रहेगी या इससे छोटी रहेगी। तो CFSE की वैल्यू के बेसिस पे लिगेंड्स को हमने अरेंज कर रखा है। इस सीरीज में, दिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, COCNEN आएगा यहां पे, इसके बाद NH3 के बाद में आता है EDTA NCS, वाटर के बाद में आएगा OH-, इसके बाद में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सीरीज बन जाती है, इसको यहीं लिख लेते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों इसमें एक बात आप ध्यान रखना, ये वाटर वाली जो बाउंड्री है, इससे इधर ये जो 2 लिगेंड्स है, इसमें कार्बन जो है वो डोनर एटम होता है, और ये जो 3 लिगेंड्स है इसके अंदर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, और ये जो 2 लिगेंड्स है इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, और इसके बाद वाले जो है इनमें हेलोजन डोनर एटम है। तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड्स का होता है, उनके केस में क्या रहेगा, डेल्टा नॉट विल बी ग्रेटर देन पी, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले नीचे पेयर किया जाएगा, उसके बाद में आप ऊपर वाले लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाके भरोगे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, ये कंडीशन फॉलो होती है। ये स्प्लिटिंग कम करते हैं और ये स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। क्योंकि ये ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन्होंने स्प्लिटिंग ज्यादा की इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
और क्योंकि ये स्प्लिटिंग कम करते हैं इस वजह से इनको बोला जाता है दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो कम स्प्लिटिंग करेगा जब उसका कॉम्प्लेक्स आप बनवाओगे तब। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया था, जो स्टार्टिंग में हम एग्जांपल लेके चले थे, CONH3 6, इसमें देखो लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है और पेयरिंग एनर्जी कम रहती है। इस वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे, तो वापस हम वही डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज 3d ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट। इसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब अमोनिया पास आने लगता है तो इनको रिपल्शन फील होता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में जब अमोनिया और ज़्यादा पास आ जाता है तो इनका जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है 2 लेवल्स में। लोअर लेवल इज कॉल्ड T2g, हायर लेवल इज कॉल्ड Eg। इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, फिर चौथा, पांचवा और छठा 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भर दिए। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर T2g लेवल जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स और Eg लेवल के अंदर जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर हो गए, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स रहेगा डायामैग्नेटिक। अब देखो बच्चों, d ऑर्बिटल तो स्प्लिट हो गया, इसके ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं। तो जो लिगेंड आने वाला है वो इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो 3d के अंदर 2 ऑर्बिटल्स जो है वो खाली हो रहे हैं, तो 2 ऑर्बिटल d के, इसके बाद 4s का एक ऑर्बिटल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 4p के 3 ऑर्बिटल्स, उसके अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज करेगा कोबाल्ट और हाइब्रिडाइजेशन बना देगा D2sp3 और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से कोबाल्ट NH3 एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रहता, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो देखने को मिलती है वो D2sp3, क्योंकि ये अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इस वजह से इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी ज्योमेट्री अगर कोई पूछता है तो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस तरीके से आप CFT का यूज करके क्वांटिटेटिवली ये बता सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। तो ये तीनों चीजें हम क्वांटिटेटिवली जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, कैलकुलेट द CFSE, डेल्टा नॉट की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो जैसे मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं, डेल्टा नॉट दैट इज CFSE हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर आपको वैल्यूज लिखवाई थी, दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट एंड दिस इज +0.6 डेल्टा नॉट, या फिर DQ भी लिखा था हमने इसको। जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे भरा जाएगा, नीचे वाला जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कितनी है, -0.4 डेल्टा नॉट, तो उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। यहां पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे, 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे हैं, -0.4 DQ में, और ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन गया है, नहीं गया, तो +0.6 DQ। तो CFSE कितनी आ गई, 6 4 जा 24 -2.4 DQ। दिस इज द वैल्यू ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जिस भी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हो, इस नंबर से या इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर सिर्फ नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर नीचे के साथ साथ ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो तुम्हारे पास x इंटू -0.4 DQ प्लस y इंटू +0.6 DQ। x is the number of electrons in the T2g and y is the number of electrons in the Eg orbital। तो इस तरीके से हम CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स का, और उसके अंदर भी हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं
एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहेगा बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ CFT। अभी हमने कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स लिया था, अब हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं COF6 3-। तो यहाँ पर K3 लगा हुआ था, इस K3 को मैंने अलग कर दिया तो 3K+ और ये हो गया 3-। ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे ये बताना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेगा, इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा। तो चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या आती है कोबाल्ट की, +3 आएगी, तो फिर से वही 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम फिल कर देंगे। अब जैसे जैसे फ्लोराइड यहाँ पर पास आने लगता है तो इसको क्या होने लगता है, रिपल्शन फील होने लगता है। जब रिपल्शन फील होता है तो ये क्या करता है, इस तरीके से 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट हो गया। अब ये बन गया हमारा T2G लेवल और ये हो गया हमारा EG लेवल। अब इसके अंदर CFSC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 DQ रहेगा नीचे, और ये ऊपर वाला जो है वो +0.6 DQ। चलिए अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3। अब फ्लोरीन है, अब देखो फ्लोरीन F-, ये कैसा लिगेंड होता है, ये अभी हमने बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या रहता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमेशा डेल्टा नॉट इज लेस देन P, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगती है और ऊपर भेजने में कम लगेगी। तो 4 5 और छठी वैल्यू आ गई नीचे। तो अब इस फिलिंग के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर वाला EG ऑर्बिटल अब खाली नहीं है। तो 3D की स्प्लिटिंग तो हुई, लेकिन यहाँ पर D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स जब बनाओगे तो लिगेंड तो 6 ही आएंगे, उन 6 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को कहाँ कहाँ रखोगे, तो उन 6 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से sp3d2 बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेंगे 4d। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया ऑक्टाहेड्रल। और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, √n × n+2, मतलब √4 × 6, दैट इज √24। √24 की वैल्यू लोगे तो 4.9 समथिंग आएगी। This is the value of magnetic moment of this complex, and this complex will be paramagnetic in nature। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, दिस विल बी sp3d2, क्योंकि इसने बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा रहेगा ज्योमेट्री के अंदर, दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री। तो ये हो गया बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। चलिए अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। इस बार हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अभी तक बच्चों हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके बारे में और बता देता हूं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच जो होती है लिगेंड की वो डिफरेंट हो जाती है। यहां लिगेंड जो आता है मेटल एटम की तरफ, वो अलोंग दी एक्सिस नहीं आता, बल्कि वो इन बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करने लगता है। इस वजह से स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट रहती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। तो हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम है, अब इसकी एक्सिस जो है वहां से लिगेंड नहीं आ रहा, बल्कि एक्सिस के बीच से लिगेंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्योंकि ये एक्सिस के बीच से आ रहा है तो जो डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बन रहे थे उस केस में जिनकी एनर्जी जो थी वो कम थी, अब वही क्या हो जाएंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब डायग्राम जो है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड की अप्रोच अब इन बिटवीन दी एक्सिस हो रही है। इस वजह से जो ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल में नीचे थे वो टेट्राहेड्रल में ऊपर चले जाते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर थे वो टेट्राहेड्रल में नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर आपको ये बात जो है वो नोट करनी है, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ligand approach
in between the axis. So the d orbital lying in between axis experience greater repulsion. तो इस वजह से dxy dyz dxz. अब यहां पर क्या होता है बच्चों, इसको नाम में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए g हटा देते हैं. यहां पर g नहीं लगा हुआ है. g क्यों हटाया है उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है. जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता. एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको एक लिगेंड मिल रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो उतने डिस्टेंस पे तुम्हें एक और लिगेंड मिल जाए. ये नहीं है. तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इस वजह से यहां पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता. और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस वजह से जी नहीं लगाया गया. तो यहां पर जी क्यों हटा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे रहते हैं, दे डू नॉट हैव एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री. एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो जी इज नॉट यूज्ड. जी का मतलब होता है जिराड. जिराड का मतलब कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो. ठीक है, एनीथिंग हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उसको हम जिराड बोलते हैं. लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इस वजह से इसको हम जिराड नहीं बोल सकते, तो इसको अनजिराड बोला जाता है. तो यहां पर इसी वजह से जी नहीं लगाया गया. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो था उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, इस वजह से जी लगाया गया था. तो ये स्प्लिटिंग रहेगी. और जो वैल्यू जो आने वाली है, जो आपने वहां पर नीचे वैल्यू लिखी थी, अब उसी वैल्यू को आप ऊपर लिख दीजिए, और जो ऊपर वैल्यू थी उसी वैल्यू को आप नीचे लिख दीजिए. तो ये वैल्यू रहने वाली है अब तुम्हारी इस स्प्लिटिंग की. चलिए, तो अब हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स देखते हैं जिनके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है, और इनकी CFSC जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी. तो यहां पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम NiCO4. दिस इज द कॉम्प्लेक्स. अब हमें इसकी जो है वो ज्योमेट्री बतानी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे. तो देखो यहां पर बच्चों, निकल हमारा एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, कन्फिगरेशन रहता है 3d84s2. अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं d में और 2 इलेक्ट्रॉन्स है 4s में, और 4p पड़ा हुआ है खाली. अब क्या होगा, जब ये CO जो कि कार्बोनिल है, ये लिगेंड इसकी तरफ, मेटल की तरफ अप्रोच करना शुरू करेगा, तो इसका जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा. अब कैसे स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा इस तरीके से. क्यों? क्योंकि CO कहां से आ रहा है, ये आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, तो मेटल CO जो है वो, ये जो L लिखा हुआ है यहां पर आप CO लिख लो, और ये जो M लिखा हुआ है यहां पर आप Ni लिख लो. तो ये डायरेक्शन रहने वाली है इस कार्बोनिल की. अब स्प्लिटिंग हो जाएगी. अब स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग होने के बाद इसकी वैल्यू तो प्लस 0.4 DQ से इंक्रीज हो जाएगी, इसकी 0.6 DQ से डिक्रीज हो जाएगी. अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं. इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. एक बात और नोट करना बच्चों, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब आप लोगों ने अगर एक बात का ध्यान दिया हो, यहां पर लिगेंड कौन सा लगाया है, CO, और CO कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. उसके बाद भी मैंने इलेक्ट्रॉन को पहले यहां भरा, फिर यहां भरा, फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरा, यहां नहीं भरा. क्यों? क्योंकि डेल्टा T जो है वो 4/9 डेल्टा O रहती है हमेशा 5/9. सो डेल्टा T इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा नॉट ऑलवेज
मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो कैसी रहेगी, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं उससे कम ही देखने को मिलेगी हमें। तो दिस इज द रिलेशन। कई बार ये रिलेशन जो है वो तुमसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, याद रख लेना। डेल्टा टी हमेशा छोटी रहती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग से। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा गया तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले लेवल्स में भरा, फिर उसके बाद में नीचे वाले लेवल्स में। अब देखो बच्चों एक चीज और होगी यहां पर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो 4s सबशेल में हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और पीछे आ जाते हैं, ये दोनों भी यहीं पर पेयर हो जाते हैं। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारा d ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट वैकेंसी थी, वो दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो गई, 4s सबशेल से दो इलेक्ट्रॉन पीछे आ गए इसको पूरा करने के लिए। तो इस वजह से अब क्या हो गया, तुम्हारे पास 4s खाली हो गया और 4p खाली पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास 4 कार्बोनिल आएंगे। ये 4 कार्बोनिल क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स 4s के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और 3 ऑर्बिटल्स जो थे p के, उनके अंदर तुम्हारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो 0 × 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाता है, दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहेगा नेचर में, डायामैग्नेटिक रहेगा। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखोगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा और इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। और इसकी अगर CFSE वैल्यू आप निकालने की कोशिश करोगे तो CFSE कितनी आएगी, -0.6 × 4 + 0.4 × 6 दैट इज इक्वल टू -2.4 + 2.4 दैट इज 0 dQ। तो CFSE की वैल्यू भी कितनी आती है इसकी, 0 dQ आती है। तो ये थे हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उनकी बॉन्डिंग और उनका एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर एक एडवांटेज ये था कि इसने हमें क्वांटिटेटिवली ये एक्सप्लेन करना सिखाया कि किस तरीके से जो है वो लिगेंड मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसका कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, उसकी ज्योमेट्री आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे और उसके बेसिस पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको CFT समझ में आ जाती है तो आप 3 चीजें इजीली कर सकते हो। आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, आप CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और साथ ही साथ आप मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी आप रीजन बता सकते हो कि ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिला। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके 1-2 लिमिटेशंस है, जैसे कि एक लिमिटेशन जो आता है जो मेजर था, फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था दैट इज द लिमिटेशन। इस थ्योरी ने जो बॉन्ड माना था बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इट वाज अज्यूम्ड टू बी 100% आयनिक। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना था, लेकिन एक्चुअल में जो बॉन्ड बनता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। सो दिस बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ CFT। ठीक है, तो अब ये चैप्टर बच्चों इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप जो है वो इसके क्वेश्चंस, NCERT के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एमीन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।